Hello and welcome to We Learn Networks. This is session number 16 of subject Economic and Social Environment. The topic that we will cover in these sessions are merit of foreign capital, foreign investment policy in India, an overview, foreign investment policy 1948 to 1990, foreign investment and collaboration in the post-reform period, introduction to India's external debt, scope and classification, external assistance to India, source of external assistance for India, external debt and debt servicing burden, a comment. The first topic is merit of foreign capital. An industrializing economy like India can greatly benefit in different ways by welcoming foreign capital into country. India can have better technology to exploit the unutilized and underutilized national resources. जो हमारी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है इंडिया की वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होती है फॉरेन कैपिटल्स के लिए कि हम बहुत ही ज़्यादा तरीके से फॉरेन कैपिटल्स को अपनी कंट्री में वेलकम कर सकते हैं। और इसके कुछ जो फीचर्स हैं वो ये है कि इंडिया के पास में बेटर टेक्नोलॉजी है कि हम किस तरीके से हमारे नेशनल रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं या फिर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किस तरीके से हम अनयूटिलाइज्ड या अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये मेन फीचर होता है हमारी इंडियन इकोनॉमी का। दूसरा है foreign investment and technology will enable technology upgradation and modernization of industry to improve quality and productivity. जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है या टेक्नोलॉजी होती है वो अनेबल करते हैं कि किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की अपग्रेडेशन या मॉडर्नाइजेशन कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी क्वालिटी या प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। Foreign investment will supplement domestic savings and capital formation towards accelerating the rate of investment for economic development. कि किस तरीके से हम अपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सप्लीमेंट कर सकते हैं डोमेस्टिक सेविंग्स के थ्रू या फिर कैपिटल फॉर्मेशंस के थ्रू कि हम अपनी रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट को एक्सेलरेट कर सके कि हमारी इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो हो पाए। Foreign investment and technology will help to build up the much needed infrastructure for the development of एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को हम प्रमोट करें और ये जो हेल्प करती है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने में फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के लिए। Foreign investment will bring marketing expertise which would enable Indian goods to penetrate the international market on a larger scale. कि foreign investment जो होती है हमारी वो एक marketing expertise देती है हमें कि किस तरीके से हम Indian goods को international market में penetrate करवाएं over the large scale. Foreign investment will promote employment generation by absorbing the relatively economical पर्टिकुलरली स्किल्ड लेबर फोर्सेस के थ्रू कि किस तरीके से ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये एम्प्लॉयमेंट चांसेस जनरेट करती है, प्रमोट करती है और किस तरीके से इकोनॉमिकल और बेसिकली जो भी हमारी स्किल्ड लेबर है उनको यूटिलाइज करें अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन इंडिया एंड ओवरव्यू। The industrial policy 1991 made a radical departure from the past and herald a new era for foreign investment in India. Therefore, India's foreign investment policy can be broadly classified under two periods. जो भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1991 के दौरान फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इंडिया की वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के लिए कॉन्शियस थी, जैसे कि किस तरीके से हमारी रेडिकल डिपार्चर होगी पास्ट में या फिर किस तरीके से एक नया एरा हेल्ड होगा। इसीलिए जो हमारी इंडिया की फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको हमने दो मेजर कैटेगरीज में या दो मेजर पीरियड्स में क्लासिफाई किया। पहली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो उसकी जो कैटेगरी है वो है फ्रॉम 1948 टू 1990s तक कौन कौन सी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हमने करी है। The period
which was by the large characterized by restrictive policies and regulated inflow of foreign capital and technology. कि जो पीरियड है वो किस तरीके से लार्जली कैटेगराइज कर रहा है रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज को और किस तरीके से हमारी इनफ्लो हो रही है कैपिटल फॉरेन कैपिटल्स के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए. नेक्स्ट इज 1991 onwards, the period which has been characterized by remarkable liberalization of foreign investment laws and had heartening upswings in foreign investment inflows. कि किस तरीके से ये जो पीरियड है वो करेक्टराइज करता है रिमार्केबल लिबरलाइजेशन को और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट का फ्लो हो रहा है फ्रॉम इनवर्ड टू आउटवर्ड. Foreign Investment Policy 1948 to 1990. The Industrial Policy Resolution 1948 was the first organized attempt by Government of India to give proper direction to the industrialization process of economy. IPR 1948 fully recognized that the participation of foreign capital and enterprise, particularly as regards industrial techniques and knowledge, would be valued to the rapid industrialization of the country. ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन है 1948 की, ये पहला अटेम्प्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जहां पे हम प्रॉपर डायरेक्शन देते थे कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोसेस वर्क करेगा किसी इकोनॉमी के लिए, हमारी इंडिया की इकोनॉमी के लिए, और किस तरीके से 1948 आईपीआर एक्ट जो है वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करेगा कि जितनी भी हमारी फॉरेन कैपिटल इनकम आ रही है या फॉरेन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज और कैपिटल्स किस तरीके से हमारी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करेंगे, किस तरीके से उनकी टेक्निक्स को हम यूज़ करेंगे, उनकी नॉलेज को यूज़ करेंगे फॉर द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्री. FARA Act 1947 is an act to consolidate and amend the law regulating certain payments, dealing in foreign exchange and securities transactions, indirectly affecting foreign exchange and the import and export of currency for the conservation of the foreign exchange resources of country and the proper utilization thereof in the interest of economic development of the country. ये जो हमारी फॉरेन कैपिटल्स होती हैं ये बताती हैं फेरा. फेरा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973. ये जो एक्ट था वो कंसोलिडेट करते कि किस तरीके की रूल्स और रेगुलेशंस हम लगाएंगे रिगार्डिंग पेमेंट, किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज से हम डील करते हैं, किस तरीके की सिक्योरिटीज और ट्रांजैक्शंस हम प्रोवाइड करवाते हैं फॉर द फॉरेन एक्सचेंज. और ये जो फॉरेन एक्सचेंज होता है ये वो रिसोर्स होता है कंट्री के लिए जो प्रॉपरली यूटिलाइजेशन प्रोवाइड करता है और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है जिससे कि कंट्री की इकोनॉमी की डेवलपमेंट होती है. टू डील विद इट द गवर्नमेंट एम्ड एट, इन चीजों से डील करने के लिए जितने भी हमारे रिसोर्सेज है फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्सेज हैं उनसे डील करने के लिए गवर्नमेंट ने एम किया फॉर एम्फसाइजिंग द modernization of plant and equipment through liberalized imports of capital goods and technologies. कि हम अपने import किए गए कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजीज को लिबराइज करें ताकि जितने भी हमारी प्लांट और इक्विपमेंट है उनकी मॉडर्नाइजेशन हो सके. नेक्स्ट इज exposing Indian industry to competition by gradually reducing import restrictions and tariffs. जो भी हमारी इंडियन इंडस्ट्री फेस कर रही थी इंपोर्ट रिडक्शंस को, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस को, उसको हमने ग्रेजुअली डिक्रीज किया और इससे एक सेंस ऑफ कम्पिटिटिवनेस आया जिससे इंडियन इंडस्ट्री एक्सपोज हुई. और जो तीसरा तरीका था वो था assigning a greater role to MNCs in the promotion of manufactured exports by encouraging them to set up export oriented units. कि हमने मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए एक बहुत ही ग्रेट रोल असाइन किया गया है और इसको प्रमोट करने के लिए हम उनको एनकरेज करते हैं कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स अप्लाई करें. Foreign investment and collaborations in the post-reform period.
The unprecedented liberalization of the foreign investment policy in India in 90s has given an altogether new image to the country regarding the investment destination for foreign investments. जितनी भी हमारी लिबरलाइजेशन करी गई थी अनप्रेसिडेंटेड थी, और ये जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की गई थी 90s में इंडिया में, वो ऑल टुगेदर एक नई इमेज बना रही थी कंट्री की कि किस तरीके से हमारी जो कंट्री है वो इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व हो रही है. इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को चुना है. देयर हैज बीन रिमार्केबल अपसर्ज इन द मैग्नीट्यूड The table is showing how the foreign investment approved gone up considerably. There has been a remarkable upsurge in the magnitude of foreign collaboration approvals in 1990s. This is due to multiple increase in both technical and financial collaboration. दोनों ही तरीकों से टेक्निकल कोलैबोरेशन में भी इंक्रीज आया था और फाइनेंशियल कोलैबोरेशन में भी इंक्रीज आया था. However, foreign collaboration involving foreign investment as proportional of total foreign collaboration has increased steadily from year to year. Year to year उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल एडवांसमेंट शो करी है एवरी ईयर. इंट्रोडक्शन टू इंडियाज एक्सटर्नल डेप्थ की किस तरीके से इंडिया एक्सटर्नल डेप्थ की कंडीशन से ओवरकम कर रहा है. The economic development of a country may be financed either by domestic savings or by allowing and encouraging foreign investment. कि किस तरीके से हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री की हो रही है और उनको फाइनेंस कर रहे हैं कि हमारी जो भी डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसमें किस तरीके से ये फाइनेंसिंग वर्क करेगी. In particular, when a country runs a current account defect on its balance of payment to finance the defect, it may borrow from external sources apart from encouraging foreign investment. फॉरेन इन्वेस्टमेंट से एनकरेज होके किस तरीके से हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज इन करंट अकाउंट के डिफेक्ट्स को कम करेंगे, या फिर जो भी हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से कम करेंगे. तो ये सारी चीजें जो हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो एनकरेज करती कि इन सारी चीजों को हम डाउन करें अपनी इकोनॉमी में. India has been borrowing both from internal and external sources since independence. The borrowing of the government is called public debt. Borrowing from internal sources is referenced as internal debt, whereas borrowing from external sources is called external debt. इंडिया जो है वो थ्रू आउट अपनी इंडिपेंडेंस से कहीं ना कहीं से कोई भी प्रोडक्ट्स और गुड्स को बोरो कर रही है, वेदर इट इज फ्रॉम इंटरनल सोर्सेज और वेदर इट्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज. जो भी अगर हम थ्रू गवर्नमेंट बोरो करते हैं तो उसे हम पब्लिक डेप्ट कहते हैं. अगर वो बोरोइंग्स इंटरनल सोर्सेज से होती हैं तो उन्हें हम इंटरनल डेप्ट कहते हैं, और जो हमारी बोरोइंग एक्सटर्नल सोर्सेज से होती हैं उन्हें हम एक्सटर्नल डेप्ट कहते हैं. External debt scope and classification. External debt is divided into many categories as shown in figure. First one is multilateral debt. It refers to the loan and credits extended by multilateral organizations. Bilateral loans. This refers to borrowing on varying degree of conditionality. Third one is loan from International Monetary Fund, means IMF. The IMF debt assumed significance in early 1980s when India resorted to withdrawals under the extended fund facilities. Next is export credit. This comprises buyers credits, suppliers and export credit for defense purchases. कि defense purchases में हम अपने export credit को use करें. Next is commercial borrowing. This includes market borrowing abroad by corporate entities and public sector undertakings and include commercial bank loans, securitized borrowings and loans or securitized
बोरोइंग्स विद मल्टीलेटरल और बायलेटरल गारंटीज, कि किस तरीके से हम इंडियन मार्केट से बोरो करते हैं अपनी यूटिलिटीज, कॉरपोरेट यूटिलिटीज या पब्लिक सेक्टर से किस तरीके से हम अंडरटेकिंग्स या बैंक लोन्स लेते हैं। नेक्स्ट इज non-residence deposit. This refers to various type of non-residence deposit and foreign currency deposits. Rupee debt. This refers to debt denomination in rupees owned to Russia, कि रशिया पे हम कितना रुपीज ओन करते हैं, ये हमारा रुपी डेप्थ बताता है। और लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म डेप्थ। शॉर्ट टर्म डेप्थ क्या होता है? दिस रेफर्स टू डेप्थ विद अ मेच्योरिटी पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। दिस इज यूजुअली ट्रेड रिलेटेड डेप्थ। ये जो हमारा डेप्थ होता है वो ट्रेड रिलेटेड होता है। एक्सटर्नल असिस्टेंस टू इंडिया मीन्स ऑथराइजेशन और यूटिलाइजेशन किस तरीके से हो रहा है प्रोडक्ट्स की, वो हमारा एक्सटर्नल असिस्टेंस बताता है इंडिया का। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1951 से 2001-2002 तक होता है। एक्सटर्नल असिस्टेंस टू इंडिया इज ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर लोन्स, ग्रांट्स एंड प्रीएल्स 480, 665 असिस्टेंस। जो हमारा एक्सटर्नल असिस्टेंस होती है इंडिया की, उनको हमने 3 ब्रॉड क्लासिफिकेशंस दी हुई हैं, जैसे कि कौन कौन किस किस तरीके के लोन्स हैं, किस किस तरीके की ग्रांट्स हम एक्सेप्ट करते हैं और किस किस तरीके के पीएल असिस्टेंस हम देखते हैं। द मेजर फैक्टर्स विच लेड टू अ शार्प राइज इन इंडिया सीकिंग एक्सटर्नल असिस्टेंस वर स्टीप राइज इन इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कि बहुत ही ज़्यादा स्टीप राइज हो रहा है हमारे इंटरनेशनल प्राइजेस में फॉर क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए। इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ फूड एंड फर्टिलाइजर्स इन द वर्ल्ड मार्केट। वर्ल्ड मार्केट में भी फूड प्राइजेस का जो प्राइजेस हैं फूड के लिए या फर्टिलाइजर्स के लिए वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ एक्सटर्नल असिस्टेंस फॉर इंडिया। 1. कंसोर्टियम मेंबर्स कंप्राइजिंग ऑस्ट्रेलिया, Belgium, Canada, Denmark, France, West Germany, Italy, Japan, Netherlands, Norway, Sweden, UK, USA, the World Bank and the International Development Association are the members of consortium। और ये जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, कंट्रीज हैं, ये सोर्सेज हैं कि इंडिया इनसे एक्सटर्नल असिस्टेंस लेती है। नेक्स्ट इज ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज which includes Bulgaria, Czechoslovakia, Hungary, Poland and Yugoslavia. Next is other countries. Other sources of external assistance for India are consist of Australia, European Economic Community, oil producing and exporting countries and etc. External debt and debt servicing burden I comment मीन्स किस तरीके से हमारा एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ता जा रहा है और इस बर्डन को हम किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इन पे हमें कुछ कमेंट्स मिले थे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैव इंट्रोड्यूस्ड अ नंबर ऑफ मेजर्स टू कंटेन द ग्रोथ ऑफ एक्सपेंसिव एक्सटर्नल डेब्ट। दीज इंक्लूड्स, जो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने बहुत सारे नंबर ऑफ मेजर्स इंट्रोड्यूस करे कि किस तरीके से हम इंक्रीज हो रही एक्सटर्नल डेब्ट को कंट्रोल या कैसे उनको ग्रोथ प्रोवाइड करेंगे। तो ये जो मेजर्स होते हैं वो इंक्लूड करते हैं मॉडरेशन इन इंटरेस्ट रेट ऑन नॉन रेजिडेंस डिपॉजिट। जो भी हमारी नॉन रेजिडेंस डिपॉजिट है उन पे कौन कौन से इंटरेस्ट रेट लग रहे हैं। Discontinuation of some high cost forms of non-residence deposits where the government bore the exchange risk, कि किस तरीके से discontinuation हम कर रहे हैं for high cost forms of non-residence। Encouragement to the corporate sector to prepay expensive external debt, कि हम किस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर्स को एनकरेज कर रहे हैं कि वो अपने एक्सपेंसिव एक्सटर्नल डेब्ट को
प्रीपे करें. Limits on external commercial borrowings and prioritization of such borrowings in favor of infrastructure, term lending institutions and exporters. And last one is a more open and pragmatic policy for non-debt creating foreign direct investment. कि कौन कौन सी हमने ओपन पॉलिसीज और प्रेगमेटिक पॉलिसीज डिफाइन करी है फॉर नॉन डेप्थ क्रिएटिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के लिए. Do it yourself. These are the questions that you have to do by yourself. First one is, do you subscribe to the view that liberal foreign investment policy is indispensable for globalization and why? And second one is, describe the various kind of external debt and the relative merits and demerits of each. Thank you and have a nice day.